सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से अमले की मुजव्वज़ा लिस्टें भी तलब कर ली गई हैं। इंतखाबी अमले की जदीद खतूत पर तरबियत कराने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी अमले की तैनातियों के लिए इलेक्शन कमिश्नर्स लिस्टें तैयार करके भिजवाएंगे, जिन्हें हिदायत की गई है कि पोलिंग स्टेशन वोटर्स से दूर ना हो। मैं लाइव टेलीविजन पे बैठ करके मुल्क के वजीर खजाना को 15,000 रुपए पे अपना ड्राइवर बनने की पेशकश कर चुका हूं। आज हैट्रिक कर ली मैंने। मियां साहब का मसला यह है कि मियां साहब वापस आके जेल नहीं जाना चाहते, जेल नहीं बैठ सकते। उनकी वो जो शाहाना जिंदगी है वो एक लम्हा भी जेल में नहीं गुजार सकते। और इनके बारे में आसिफ अली जरदारी कहा करते थे ना कि इनको मच्छर काटते थे और ये रोते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत के लिए महंगे पेट्रोल का दिफा करना मुश्किल हो गया। हुकूमत की तवज्जो नवाज शरीफ की वापसी पर मरकूज और इलेक्शन कमीशन की तेजियां किस चीज के लिए हैं। जी नाज़रीन, खबर यह है कि मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि जनरल इलेक्शन होंगे। दलील इसकी इलेक्शन कमीशन की तेजियों को देखकर दी जा रही है। वाकिफान हाल का दावा है कि इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग अमला और पोलिंग स्टेशंस की लिस्टें तैयार कर ली हैं, इनकी हिदायत कर दी है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से अमले की मुजव्वज़ा लिस्टें भी तलब कर ली गई हैं। इंतखाबी अमले की जदीद खतूत पर तरबियत कराने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी अमले की तैनातियों के लिए इलेक्शन कमिश्नर्स लिस्टें तैयार करके भिजवाएंगे, जिन्हें हिदायत की गई है कि पोलिंग स्टेशन वोटर्स से दूर ना हो। इन तैयारियों के गैर मामूली होने की बिना पर दावा यह किया जा रहा है कि ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि जनरल इलेक्शन की तैयारियां हैं, जिनका तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है। इसकी एक दलील नवाज शरीफ की वापसी की खबरों से भी जोड़ी जा रही है। नून लीगी रहनुमाओं की तरफ से मुसलसल नवाज शरीफ की वापसी के बयानात आ रहे हैं, क्योंकि नून लीग को लगता है कि हुकूमत के मुश्किल फैसलों ने नून लीग की मकबूलियत को बुलंदियों से पस्तियों में गिरा दिया है। नून लीग बयानिए के मुर्दा घोड़े में जान नवाज शरीफ की वापसी ही डाल सकती है, जबकि मुखालिफिन का इसरार है कि बरतानवी अदालत में नवाज शरीफ की तमाम अपीलें खारिज हो चुकी हैं और इन्हें 25 सितंबर तक बरतानिया छोड़ना ही पड़ेगा। इस मजबूरी को कैश कराने के लिए इनकी वापसी का हवा खड़ा किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुत्तहिदा हुकूमत नवाज शरीफ को दूध का धुला बनाने के लिए आइन में तरमीम का भी इरादा रखती है। खबरें गर्म हैं कि इस मकसद के लिए वजारत कानून में काम शुरू भी हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा। नवाज शरीफ की वापसी होगी या फिर वो लंदन से ही किसी नई मंजिल की तरफ कूच कर जाएंगे। खबरें तो नून लीग में इंतशार की भी गर्म है। कहा जा रहा है लंदन और पाकिस्तान ग्रुप आमने सामने आ गए हैं। नून लीगी रहनुमा पेट्रोल महंगा करने के फैसले का दिफा नहीं कर रहे हैं। जवेद लतीफ ने तो यहां तक कह दिया है कि मिफ्ता से मुल्क नहीं चल सकता। अब ये मिफ्ता पर तनकीद है या शहबाज शरीफ पर। और महंगे पेट्रोल को लेकर इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं, इन सब पर बात होगी। मेरे साथ है नूर आरफीन और सिद्दीक जान ने भी हमें ज्वाइन किया। सिद्दीक जान, ये जो कुछ हो रहा है अब तो ये मामला सेनेट तक पहुंच गया है, वहां पर तकरीरें हो रही हैं। काबीना के अपने अरकान जो हैं वो काबीना के खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ या मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ये तो बात बढ़ती चली जा रही है। जी सिद्दीक जान, ये जो हम देख रहे हैं अब सेनेट में तकरीरें होने लग गई हैं मिफ्ता इस्माइल और हुकूमत के खिलाफ, काबीना के खिलाफ, पेट्रोल में और कीमतों में इजाफे के खिलाफ। अभी तो 2 माह तक कीमतें मुसलसल अभी आगे बढ़नी हैं, तो ये तो लग रहा है कि ये शीन और नून ये तो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है मामला। देखें आप, पिछले 10-12 रोज़ में एक अच्छी खबर थी पाकिस्तान के लिए, और वो अच्छी खबर ये थी कि डॉलर की कदर कम हो रही थी, रुपया तगड़ा हो रहा था। लेकिन आप देखें कि इन्होंने सिर्फ एक सियासी ड्रामे की खातिर इन्होंने ये शो कराया कि जनाब मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक पेज पर नहीं है, और शीन में से नून निकल गई है, और मरियम नवाज कुछ और सोच रही हैं, और शहबाज शरीफ कुछ और सोच रहे हैं, चचा भतीजी आमने सामने हैं, इसहाक डार कुछ और चाहते हैं, मिफ्ता इस्माइल कुछ और चाहते हैं, मुआशी टीम में तकसीम है, इत्तेहादियों में नाराज़गी है। किया इन्होंने ये सारा ड्रामा, हकीकत इसमें कोई नहीं है। लेकिन इस ड्रामे का इम्पैक्ट देखें आप कि उसके बाद वो जो डॉलर कमज़ोर हो रहा था, अब आप सिचुएशन देख लें और स्टॉक एक्सचेंज की आप सूरत हाल देख लें, लोगों के अंदर एक आप देखें कि एक गैर यकीनी की सूरत हाल देख लें। ये बात वो है उसामा गाजी साहब जो हम मुसलसल करते आ रहे हैं, और कल भी हमने ये बात की है, हम उसी से तसलसल आगे बढ़ाते हैं कि ये अपने ड्रामे की खातिर ये खुद कंफ्यूज हैं। इन्हें पता नहीं है कब तक इन्होंने हुकूमत करनी है, कब तक नहीं करनी, कब घर जाना है, कब नहीं जाना, इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, हुकूमत में रहना नहीं चाहते। मसला ये है उसामा गाजी साहब, जब फैसले आपने खुद ना करने हों, जब आप अपने पाँव पर ना खड़े हों, जब आप बैसाखियों पर खड़े हों, जब आपको चाबी दी जाए तो आप चलते हों, फिर यही होता है जो इस वक्त हो रहा है। इन्हें पता है कि इनके अपने पाँव ही नहीं है, किसी और के पाँव के ऊपर वो खड़े हैं, ये खड़े हैं, और वो
नूर आरफीन साहब वाला जुमला मैं दोहराऊंगा, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत तो जो है वो केले के छिलके पे खड़ी है। इमरान खान धक्का ना भी दें तो खुद किसी वक्त फिसल के गिर सकते हैं ये। तो ये जो हुकूमत है, ना इनकी कोई मुआशी पॉलिसी है, ना इनकी कोई माहौलियात के हवाले से पॉलिसी है। सैलाब, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा उसामा गाजी साहब के कल हमें जो है वो सैलाब पे बात करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि हम सियासी मामलात में उलझ कर रह गए हैं, शहबाज गिल साहब का मामला, ये सारी चीज़ें। लेकिन इस वक्त सिंध में आप देखें, कराची में आप देखें, बलोचिस्तान में आप देखें, जनूबी पंजाब में आप देखें, लेकिन पूरी हमारी हुकूमती मशीनरी उसको फिक्र है तो एक शख्स की है जिसका नाम है शहबाज गिल, बाकी उनको सैलाब ज़दगान का नहीं है। बड़ी तबाही और बर्बादी हुई पड़ी है, लोग बहुत इस वक्त जो है वो मुश्किल का शिकार हैं। लेकिन इस हुकूमत की पॉलिसी एक ही है कि मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाना है, केसेस खत्म करवाने हैं, नाअहली खत्म करवानी है, वज़ीर-ए-आज़म बनवाने की कोशिश करनी है, लूट मार क्लियर करवानी है, NRO लेना है, आइंदा के लिए ऐसे कानून बनाने हैं कि लूट मार करें भी तो कोई पकड़ा ना जाए। ये इनकी तरजीहात हैं। लेकिन नूर आरफीन, आप सियासतदानों पर तनकीद भी बहुत करते हैं। ये जो सैलाब की बात की सिद्दीक जान ने, ये क्यों प्रायोरिटी नजर आ रहा है? मैं सियासतदानों प्लस उनको लाने वालों प्लस आज़ाद इदारा, मैं सब पे तनकीद करता हूँ। ठीक ठीक, तो ये सब इदारे, सब सियासतदान, हम मीडिया भी ये सैलाब ज़दगान पर उतनी बात क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, पेट्रोल की कीमत बढ़ना ये एक अवामी मसला है, लेकिन यही सेनेट में अच्छा ना हो कि बहस सैलाब ज़दगान पर भी हो रही हो, हुकूमत भी उस बारे में बात कर रही हो, तनकीद इसके साथ पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ इस पर भी हो रही हो कि किसकी क्या कारकर्दगी है। शहबाज शरीफ साहब ने दौरे तो पूरे पाकिस्तान के किए, लेकिन उसके बाद कोई लोगों की दाद रसी उस तरह नहीं हुई। अब भी लोग सैलाब की वजह से तबाह हाल है। हर दौर में खाने कमाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए रहता है। कभी सैलाब आ जाता है, कभी बारिशें आती हैं, कभी ज़ल्ज़ला आ जाता है। जनरल मुशर्रफ के दौर से ज़ल्ज़ले से हमने खूब खाया कमाया, मीडिया को रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं थी। अब भी बड़े मुख्तसर लोग हैं जो इस बारे में लबकुशाई पर आमादा दिखाई देते हैं। कभी PDMA, कभी NDMA, कभी आपने ग्राउंड पे जाकर के देखा है कि इनकी औकात क्या है इन इदारों की? इस इदारे में किसी एक बड़े फ़िरौन को ला करके उसको बिठा करके सलामी देने से या उसके नाम से प्रेस रिलीज जारी कर देने से क्या सारी सूरत हाल ठीक हो जाती है? क्या ये इदारे कुछ कर सकते हैं? हमारे यहाँ हालत ये है कि अगर किसी को लाइफ थ्रेट होता है तो एक इंटीरियर मिनिस्ट्री से उसके नाम का लेटर निकल आता है कि जी आपकी जान को ख़तरा है, आप अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। अगर हिफाजत को यकीनी भी यहाँ लोगों ने खुद बनाना है तो हुकूमतें यहाँ किस मर्ज़ की दवाएं? फिर वही बात मैं कहता हूँ कि फिर मुझे सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून, फलाना, चीफ ऑफ फलाना, मुझे इस सब की क्या ज़रूरत है? भाई बात यह है कि मीडिया तो इस पे बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मीडिया के आगे लगा हुआ है पेट। मीडिया को शहबाज गिल दिखाने से PTI वालों की व्यूवरशिप मिलती है, मीडिया को शहबाज शरीफ दिखाने से नून लीग वालों की व्यूवरशिप मिलती है, मीडिया को बिलावल को लाइव दिखाने से जियालों की व्यूवरशिप मिलती है। हाँ, मीडिया अगर सैलाब दिखाएगा तो फिर खाए कमाएगा कौन? व्यूवरशिप तो नहीं आएगी। और मीडिया का काम आजकल लोगों को सर्व करना तो नहीं है, उनका काम जो है वो लोगों को हकीकत से आगाह करना तो नहीं है। मीडिया का काम तो ये है कि बस एक भीड़ चाल सी लगी रहे जिसमें कोई ना कोई आ करके और शशो पंच में अवाम को डालने की अपनी सी एक सही करता रहे मीडिया। अच्छा, ये नूर आरफीन, चुके अब ये पेट्रोल वाली जो बात है या हुकूमत के अंदर से ये आवाज़ें उठना है, इसमें मिफ्ताह इस्माइल साहब को एक दफ़ा फिर आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और वो कहते हैं मुझसे गलती हो गई, हमने छोटे दुकानदारों पर भी टैक्स लगा दिया था इसलिए फिर वापस लिया, अगरचे मरियम ने उसका नोटिस ले लिया था। अब वो कह रहे हैं कि जी लग्जरी आइटम्स को खोलना, यानी लग्जरी आइटम्स पर जो पाबंदी लगाई गई थी इम्पोर्ट पर, वो खोलना ये IMF और बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की पासदारी करना है। हमारा मकसद जो है वो लग्जरी आइटम्स मंगवाना नहीं, बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की पासदारी करना है। तो ये पहले फिर ऐसा करते ही क्यों है कभी कि जी मुझसे ये गलती हो गई, फलां जगह टैक्स लगा दिया, अच्छा वहाँ से हटाकर वो गलती हो गई, अब पहले लग्जरी आइटम्स नहीं आ सकती, नहीं अब IMF नाराज़ हो गया, मालियाती इदारे नाराज़ हो गए, अब हम खोल रहे हैं। दूसरी तरफ कई मईशतदान ये कहते हैं कि मिफ्ताह इस्माइल साहब को ऐसी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उनको तो एक पंचिंग बैग बनाया जा रहा है, वो बेचारे तो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। ऐसी हुकूमत में से उनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, जो बात सिद्दीक जान भी करते हैं कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि नहीं ये जो कर रहे हैं ना मिफ्ताह इस्माइल साहब, ये बस ये खास कैंप है या शहबाज शरीफ हैं वो कर रहे हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। पीपल्स पार्टी का, MQM का, ANP का, मौलाना फजलुर रहमान साहब का, हत्ता के नवाज शरीफ का, उनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। जो मुल्क में महंगाई हो रही है या ये मुश्किल फैसलों के नाम पर पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी हो रही है और अगले 2 महीने, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि 2 महीने बाद असल सूरत हाल नजर आएगी। ये जो फैसले हैं इनके असरात और असल महंगाई और बेरोजगारी जितनी है, जिस तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं।
अच्छा, दो नुकात इसमें हैं आपकी इस तकरीर में से मैंने निकाले हैं। सबसे पहले गलती मिफ्ता इस्माइल की नहीं है, गलती उसकी है जिसको मिफ्ता इस्माइल साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी मेरी बात से समझ गए हैं। गलती दर हकीकत उस आदमी की है। अगर वो गलती ना करता तो आज ये गलती इतनी बड़ी होकर के और हम पर इतनी भारी ना पड़ती। दूसरी बात, गलती उस आदमी की भी है कि जिसने मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बनाया। अब बात यह है कि मैं लाइव टेलीविज़न पे बैठ करके मुल्क के वज़ीर ख़जाना को 15,000 रुपये पे अपना ड्राइवर बनने की पेशकश कर चुका हूँ। आज हैट्रिक कर ली मैंने, आज हैट्रिक कर ली मैंने। आज से पहले इस मुल्क में कभी ये सब काम हुआ था? तो कोई चक्कर तो होगा जो मैंने इतनी बड़ी छलांग लगाई है। और उसके बाद आप देख लीजिए कि न ये मेरी पेशकश को कबूल कर रहे हैं और न ही जो है वो उससे इस्तरदाद कर रहे हैं। तो बात यह है कि अगर आप एक आदमी को जिसकी पोजीशन जो है वो ड्राइवर की होगी, आप उसको वजीर बना देंगे तो उसके बाद फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि वो ऑफिस बॉय जिसने यहाँ ला करके मेरे सामने टेबल पे पानी रखा है, अगर मैं उसको सिविल सर्जन लगा दूं किसी इदारे में, किसी तिब्बी इदारे में, तो उसके बाद फिर वो क्या करेगा? ये बिल्कुल वैसी ही कोशिश है कि जैसे गुटखा खाने वाला कादिर पटेल आज यहाँ का वजीर सेहत है, और जब उनसे पूछा किसी ने कि भाई आप तो खुद गुटखा की प्रमोशन करने के काम आते हैं, तो उन्होंने कहा मैंने गुटखा खाने से हुकूमत को, कौम को क्या तकलीफ है? मैंने कोई ऑपरेशन थिएटर पे ऑपरेशन थोड़ी करना है। अब आप बताइए, ये है इस हुकूमत की स्ट्रेंथ। लेकिन ये है इस हुकूमत की स्ट्रेंथ। कहा जाता है मिफ्ता इस्माइल इंटरनेशनल डिग्रीज हैं और बड़े तजर्बाकार बिजनेसमैन हैं, अपना बिजनेस बड़ा अच्छा चला रहे हैं। बहरहाल चले, अब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो बड़े कामयाब भाई साहब। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, आप यही रुक जाइए। इंटरनेशनल डिग्री सर, इंटरनेशनल डिग्री पे तो आ जाए ना। एक मिनट, अच्छा चलो ठीक है, फुल टॉस आप आखिर मत दिया कीजिए। हमने मिफ्ता साहब पर कौन सा आज के बाद बात नहीं करनी, इस पर मैं जरूर याद रखूंगा, उनकी डिग्री पर भी बात करेंगे। अच्छा सिद्दीक जान, नवाज शरीफ साहब की वापसी, अब दो बातें हो रही हैं कि जी शायद कुछ डिले हो जाए क्योंकि अभी कानून में तरमीम करना लाजिम है। अब एक शख्स के लिए क्या तरमीम हो सकती है? मरीम नवाज साहिबा जो हैं, अब बागदौड़ उनके पास संभाली जा रही, उनको दी जा रही है कि जी आप चीज़ें संभालें, खासतौर पे पार्टी की सतह पर। तो ये किस तरह से मुमकिन होगा? बरतानिया के साथ मुआहदा भी हो गया, मुजरिमान की वालगी का कहा जा रहा है, शायद मियां नवाज शरीफ को इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेडिकल ग्राउंड्स पर गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बरतानिया में उनको अब स्टे की इजाज़त मजीद नहीं है, इसलिए वापस आ रहे हैं। तो असल में अंदर हो क्या रहा है? हुकूमत कितना तेज़ी से काम करी है नवाज शरीफ की वापसी के लिए? देखें, असल में हो ये रहा है कि वो चाहते यही हैं कि इस वक्त उनको लाने वाले भी फंसे हुए हैं, तो ये उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा मनवाना चाह रहे हैं। अब आपको पता हो कि कोई बंदा फंसा हुआ है और आप जो मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा, तो आप तो मैक्सिमम मनवाने की कोशिश करेंगे ना। तो ये मैक्सिमम मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मांग तो रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की तायात नाअहली भी ख़त्म करवा दें, उनके नैब केसेस भी ख़त्म करवा दें और उनको यहाँ पर बाहिफाजत वापस भी ले आएँ। अब इसमें से इनको मिलता क्या है? क्या नैब के केसेस ख़त्म हो जाएंगे और वापस ले आएंगे लेकिन तायात नाअहली ख़त्म नहीं होगी, या ये है कि ये कहा जाएगा कि जी तायात नाअहली ख़त्म करवा देते हैं, जो नैब के केसेस हैं वो थोड़ा सा प्रोसेस होगा, वो हो जाएंगे, अभी आगे कुछ अर्सा जेल चले जाएँ। मियाँ साहब का मसला ये है कि मियाँ साहब वापस आके जेल नहीं जाना चाहते, जेल नहीं बैठ सकते। उनकी वो जो शाहाना जिंदगी है वो एक लम्हा भी जेल में नहीं गुजार सकते। और इनके बारे में आसिफ अली जरदारी कहा करते थे ना कि इनको मच्छर काटते थे और ये रोते थे और टिश्यू के डब्बे खत्म हो गए थे, तो इनके बारे में वो ये कहते हैं। तो अब मसला ये है कि ये डील करके आना चाहते हैं और मैं आपको बता चुका हूँ ये उस वक्त आएंगे जब जजेस से इनकी बात हो जाएगी। आप देखें तो सही कि इनको सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक साहब को इनके घर लाया गया, उन्होंने इनके घर आके इनसे मुलाकात की। ये तो दाद दीजिए ना इस खानदान को, ये दाद दीजिए। उन्होंने पहले कॉल करवाई अरशद मलिक साहब को कि लगवाया हमने था, आपको और उधर दिलवा देंगे। फिर कहा थोड़े से पैसे कबूल कर लीजिए, फिर कहा आपके बच्चों को बाहर सेटल करवा देते हैं, फिर कहा कि आपको जनाब जिस करेंसी में चाहिए, जिस मुल्क में पैसे चाहिए हम आपको दिलवा देते हैं। जब कोई बात ना बनी फिर उन्हें लाइफ थ्रेट किए, आपको जान से मरवा देंगे। जब वो भी बात नहीं बनी फिर वीडियो ले आए। तो ये तो वो तजर्बाकार खानदान है जिनकी इसमें बहुत तजर्बाकारी है। और 20 साल पुरानी उनकी वीडियो जो है अरशद मलिक मरहूम साहब की खरीदी, और उसमें भी देखें ये कौन सा खानदान है। इन्होंने जिससे वीडियो खरीदी उसको भी चूना लगा दिया, उसको जो गाड़ी दी वो टेम्पर्ड, उसको जो चेक दिया वो बाउंस हो गया। ये वो खानदान है, ये वो जमात है जो इस तरह के कारनामे करती है। लेकिन मियाँ साहब जो है आएंगे उस वक्त जिस तरह आजकल उनकी स्काइप पे मुलाकातें होती है ना। उसामा गाजी साहब जब कोई किताब लिखेगा ना कुछ अर्से बाद, जब बातें सामने आएंगी तो स्काइप की मुलाकातों का बड़ा जिक्र आएगा। तो स्काइप पे जो उनकी मुलाकातें होती हैं तो मियाँ साहब कहेंगे जज से भी मेरी स्काइप पे मुलाकात कराओ, और जज मुझे कहे कि जी मियाँ साहब बिल्कुल मैं खादिम, मैं नौकर,
और आजकल बहुत सारी जगहों से बहुत सी चीज़ें लिखी जाती हैं, तो वो कहेंगे जी आपके ही वहाँ लंदन में आप बिठा के अपने 4-5 वकला को फैसला लिख के दे दें, मेरी कमिटमेंट है मैं वही फैसला अनाउंस कर दूंगा, तब वो आएंगे। उससे पहले वो नहीं आएंगे। हाँ, ये जो आपने दूसरा पॉइंट उठाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुआहदा बिल्कुल हो गया है, वो रिस्क पर हैं, किसी वक्त भी उनको वहां से धक्का दिया जा सकता है कि आप तशरीफ ले जाइए। और ये कैसे वतन के बेटे हैं, मरियम साहब कहती हैं वो मट्टी के बेटे हैं, क्या मट्टी की वो हुर्मत और इसका तकद्दुस और इसका मकाम, इसका मर्तबा और वकार बुलंद कर रहे हैं। यूके की अदालतों और इदारों के धक्के खा रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता मुझे पाकिस्तान वापस ना भेजना, जो मनवाने मनवा लो, जो करवाने करवा लो, पाकिस्तान ना भेजो मुझे। ये हैं वो मट्टी के बेटे। आरिफीन, क्या मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए बड़ा माहौल साजगार हो चुका है? आपने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा था कि वो असल मसला तो यह है कि आगे फिर कब भाग जाना उन्होंने, लेकिन अभी तो वापसी की उनकी बात हो रही है क्या, और उनके आने से कितना फ़र्क पड़ेगा नून लीग को? दोबारा रिवाइवल हो सकेगा नून लीग का? हमने ज़िमनी इलेक्शन में देखा है, अभी तो 9 अगर जगहों पर इलेक्शन होते हैं पता लग जाएगा कि इमरान खान कितने पॉपुलर हैं या ये 13 जमातें। तो क्या देख रहे हैं आप नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए? पूरी हुकूमत इस वक्त लगी हुई है, वजारत कानून का सबसे बड़ा इस वक्त टास्क ये है कि उनकी वापसी के लिए कुछ किया जाए। देखिए, नवाज शरीफ जिस वक्त गए थे उससे तकरीबन 6 महीने पहले से मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि नवाज शरीफ को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मुल्क में कोई कितना बड़ा भी फन्ने खा हो, नवाज शरीफ की मूंछ का बाल, हालांकि उनकी मूंछ नहीं है लेकिन उनकी मूंछ का बाल तोड़ नहीं पाएगा। आने वाले वक्त ने ये बात साबित की। आज हम नवाज शरीफ की वापसी का गाना गा रहे हैं। नवाज शरीफ आएगा और डंके की चोट पे आएगा, और मैं भी यहीं बैठा हूँ, सिद्दीक जान भी यहीं बैठे हैं, मैं देखता हूँ कौन उनके साथ क्या कुछ कर लेता है। मेरे भाई, ये कानून की लाल गुलाबी बातें करने से इस मुल्क में कानून का निफाज नहीं हो जाता। दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि अगर आपके पास फांदेबाज वकीलों की एक फौज है, अगर आपकी जेब में हराम का माल है, तो इस मुल्क में किसी का बाप भी, दोबारा कह रहा हूं, तो इस मुल्क में किसी का बाप भी आपका कुछ नहीं कर सकता। यहां सिर्फ आपकी जो है वो खड़े होने के तरीके पर, आपकी नशिस्त व बर्खास्त के अंदाज पर, आपकी उल्टी सीधी हरकतों पर ऑब्जेक्शंस, ऐसे ऑब्जेक्शंस करेंगे कि आप सोचेंगे कि यार ये बात क्या हो रही है, हमें तो किसी और चीज़ का कहा गया था। अभी जैसे इमरान खान साहब फरमा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले किताब में कि मुझे नवाज शरीफ की करप्शन के नाकाबिले तरदीद शवाहिद दिखाए गए थे। नाकाबिले तरदीद अगर शवाहिद थे तो नवाज शरीफ मुल्क में 3 मरतबा वज़ीर आज़म कैसे बन गया? कानून किधर था? छुट्टी पे गए हुए थे सारे आज़ादी इदारे वाले। कानून तो बहुत ऊंची शय है जनाब। नस्ला टावर गिराने की बात आए तो कानून तो बस गरीब को तो कुचल ही देगा। एक फ्लैट किसी को नहीं मिला तो उसने कहा कि चल भाई मैं तो तुझे, कई सैकड़ों घरों को उसने जो है वो मसमार करने के लिए कानून का सहारा ले लिया। साकिब निसार ने ये सब कुछ किया था ना यहाँ जमशेद रोड पे। उसके अलावा यहाँ कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं थी जिसको गिराना मकसूद हो। यहाँ आइए कराची में तो फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी बिल्डिंगें हैं कि जिसके ऊपर अगर आप ट्रैक्टर चलाने का सोचें, बिल्डिंग गिराने का सोचें, तो आपकी अगली पिछली तमाम नस्लों को उखाड़ लेंगे। नवाज शरीफ डंके की चोट पे गया, इस मुल्क के तमाम तर लोग बैठे हुए तमाशा देखते रहे। नवाज शरीफ डंके की चोट पे आएगा, आप उसी के सामने ये सारी चीजें होते हुए फिर देखेंगे। फिर उसको रिलीफ के लिए कानून में अमेंडमेंट की जाए या कोई और अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल ठीक। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, पार्टी तो नून लीग की मुश्किल में है, इसलिए मरीम नवाज साहिबा के हवाले से अब उनकी आराइश की हो रही है, नई जिम्मेदारी उनको मिल रही हैं, अब वो भागदौड़ संभालेंगी ताकि कोई नई जान डाल सके इस नून लीग में। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की तैयारियां क्या वाकई जनरल इलेक्शंस के लिए हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला वो इलेक्शन कमीशन जिसने एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमें तो शायद 1 साल चाहिए इलेक्शंस करवाने के लिए, जनरल इलेक्शंस करवाने के लिए, आईनी तौर पर तो 90 दिन में होने चाहिए अगर किसी वक्त भी इलेक्शंस कॉल किए जाते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन की तैयारियां बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे जनरल इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हों। अमले को कहा जा रहा है, स्टेशंस की लिस्टें तैयार करने की बात हो रही है, फिर जदीद खुतूत पर तरबियत कराने की बात हो रही है। सिद्दीक जान, क्या खबरें मिल रही हैं? ये ज़िमनी इलेक्शन की तैयारी तो इस तरह नहीं हुआ करती। देखें, इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम यह है कि वो जो उन्होंने कहा था कि हम अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं करवा सकते, ना तो वो बयान इन्होंने खुद दिया था, और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम है कि ना अब ये जो बयान दे रहे हैं ये खुद दे रहे हैं। तो ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है एक ऐसे इदारे पर जिसने पाकिस्तान में इलेक्शन कराना है। 22-23 करोड़ का मुल्क है और इलेक्शन जो है उसके ऊपर अरबों रुपए खर्च होते हैं। पूरी कौम, आपको पता है कितनी बड़ी एक एक्टिविटी होती है। तो इलेक्शन कमीशन पर ये इल्ज़ाम लगना कि वो किसी के कहने पर कहते हैं कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं करा सकते और फिर कहते हैं कि हम फौरी तौर पर तैयार हैं,
तो ये बहरहाल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक तशवीशनाक बात है। बाकी देखें उसामा गाजी साहब, अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें उसके मुताबिक तो नज़र आ रहा है कि हम इलेक्शन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इलेक्शन होना ही होना है, ये गैर यकीनी की सूरत हाल, ये सारी चीज़ें किसी सूरत जो है वो ख़त्म नहीं होनी। लेकिन अगर आप मनसूबे पर बात करें तो मनसूबा तो जो है वो आपके सामने है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे देखने वालों को भी पता है। वहाँ तो मनसूबा तो ये भी बन रहा है कि ना सिर्फ इस हुकूमत को 2023 तक चलाया जाए बल्कि 2023 में भी 1 साल के एक्सटेंड कर दिया जाए, इनको इसी पार्लियामेंट को 1 साल और बढ़ा दिया जाए। मनसूबे बड़े बड़े बने, नाकाम हुए। पहली मरतबा जो मनसूबा बना है उस पर बहरहाल हलचल नज़र आ रही है और कामयाबी भी नज़र आ रही है। लेकिन कोई एक भी ऐसा एक्टिविटी होगी, कोई एक ऐसा इवेंट होगा कि चीज़ें बदल जाएंगी। ये ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक इलेक्शन होने ही होने, इसलिए फिर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो तेज़ी से शुरू कर दी। लेकिन तेज़ी तोशा खाना के हवाले से रेफरेंस आया, उसमें भी बड़ी नज़र आ रही है। एक वक्त में तो 8 साल लगा दिए ममनुआ फंडिंग केस का सारा मामला आगे चलाने में, फिर अचानक तेज़ी नज़र आई। तो ये कहीं तेज़ी इमरान खान को नाअहल करने की भी तो नहीं साथ साथ हो रही? 100% दुरुस्त आप कह रहे हैं। देखें, इमरान खान साहब के खिलाफ एक ये रेफरेंस भेज दिया, एक FI के नोटिस भेज दिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजने की बातें हो रही हैं, हुकूमत मजीद इकदाम करने जा रही है। तो मनसूबा तो यही है कि यही 1 महीना है, इस 1 महीने में ही सब कुछ करना है। जिस तरह से माहौल को जकड़ लिया गया है, एक खौफ की फिजा कायम कर दी गई है पूरे पाकिस्तान में, तो मनसूबा यही है कि इस 1 साल के 1 माह के अंदर अंदर इमरान खान को जो है वो नाअहल करा दिया जाए। और अभी तक जो मनसूबा साज हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम बिल्कुल अपनी राइट डायरेक्शन में बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने जो मंजिल है उसको अचीव करेंगे। नूर आरफीन, आप क्या देख रहे हैं? जनरल इलेक्शंस की तैयारियां इलेक्शन कमीशन कर रहा है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के खिलाफ भी तेज़ काम कर रहा है, तो आपको नज़र आ रहे हैं इलेक्शंस कुछ जल्द होते हुए? सिद्दीक जान से पहले नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ यहीं कराची स्टूडियोज़ में बैठ के प्रोग्राम करते थे और मैं वो पहला आदमी था जिसने बबांगे दोहल गला फाड़ फाड़ के कहा था कि 1 साल तक कोई इलेक्शन नहीं होगा। मैं आज भी अपनी उस बात पर स्टैंड करता हूँ। जनरल इलेक्शन की बातें महज दिल की तसल्ली के लिए, दिल के खुश रखने को गालिबी ख्याल अच्छा है कि मज़दाक की जा रही हैं, और ऐसी बातों से, ऐसे लतीफ़ों से अगर कोई खुश हो जाता है, कोई बहलता है तो ठीक है, बहलने पे पैसे तो नहीं लगते, मैं उसको रोक तो नहीं सकता। बाकी जो दूसरे मंसूबे की बात हो रही है कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाए, आपने बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाया, मुझे ज़रा उस पर हंसी आ गई। आपने कहा एक तरफ तो 8 साल तक केस लटकाया गया, गोया आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, आप शाबाश दे रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को कि उन्होंने 8 साल तक सुस्त रवि का मुजाहरा किया, तो आपकी तरफ से उनको शाबाश दी जा रही है। या दूसरी तरफ आप गुजारिश कर देता हूं, मैं थोड़ा चले काम करने पे तनकीद, अगर आप मुझे मुश्किल में डालना ही चाह रहे हैं। देखिए, जो सदीक जान ने कहा ना कि वो किसी के कहने पर कहा गया था कि अभी नहीं हो सकता इलेक्शन, फिर किसी के कहने पे अब उनकी तेजियां हैं, तो वही किसी के कहने पर पहले नहीं हो रहे थे मामलात और फिर किसी ने कहा तो बड़ी तेजी आ गई उनमें, तो अब यही हो रहा है। तो अब जो देर यू गो, मैं इसलिए अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था कि भाई यहाँ ना बचते खुद से ना फंसते खुद से। उस वक्त तक इमरान खान जो कहो आमन्ना सदकना कर रहा था, उस वक्त तक इमरान खान हर इंटरव्यू में कह रहा था कि वाह वाह क्या बात है, और अब इमरान खान क्या कह रहा है, देख लो बता रहा हूं। तो भाई टोन का मसला है इमरान खान की, इमरान खान को नाअहल जो करवा रहा है, या इमरान खान को जिसने इमरान ताकत परवाज दी थी, अगर अब वो परवाज छीन रहा है तो फिर शिकवा किससे कर रहे हैं भाई? ये इशारों का नाम में बात क्यों हो रही है, मैं इस पे हंस रहा था। वो कहते हैं जी मुझे बताया गया कि जी ये सब करप्ट हैं, सबूत दिखाए जाते थे, अब उन्हीं करप्ट लोगों को लाकर बिठा दिया, तो इसलिए सारे हैरान है कि ये क्या हो गया। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, इमरान खान की आधी बात ठीक है, मैं आधी बात पे ना अपनी जिंदगी निसार कर सकता हूं। कौन सी? इस मुल्क को लूटा गया है, इस मुल्क के पैसे का बेदरीग जिसको कहते हैं ना वो लूट मार हुई है। इस मुल्क में कोई माशी बहरान ना आता और अब भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वाली जो बात है ना वो जरा गड़बड़ है, वो जरा गड़बड़ है। आपको इस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी जब तक आप उसको इंश्योर नहीं करेंगे तब तक ये सिर्फ लाल गुलाबी बातें हैं। मैंने कल कहा था आपसे, मैं आज उस बात को दोहरा देता हूं। आजादी इजहार के हवाले से जितने खुशकुन नगमे इस वक्त फजाओं में गूंजते फिर रहे हैं, आपने आज से पहले क्यों नहीं सुने थे? सिर्फ एक जगह से वो बातें की जा रही हैं, और उस वक्त जिस वक्त अनाने इख्तिदार अपने हाथ में थी, उस वक्त मीडिया का गला घोटने का काम किसी इबादत की तरह किया जा रहा था। मैं किसी पर तोहमत नहीं लगा रहा, मैं किसी पर चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन अगर मेरी बात को आप चैलेंज कर सकते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
आप इक़्तिदार में होते हैं तो आपका ज़ाविया निगाह कुछ और होता है, जब आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं, जब आप स्पेक्टेटर होते हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं, तो फिर आपका ज़ाविया निगाह कुछ और होता है। दर हकीकत मामला ये है, अभी इस वक्त जो कुछ बुरा लग रहा है वो कल अच्छा लग रहा था क्योंकि फेवर में था। कल नैब भी अच्छी थी, कल अदालतें भी अच्छी थी, जबकि उस वक्त भी अदालतें 126 नंबर पे थी दुनिया भर में। उस वक्त वो बात बुरी नहीं लगी, आज बुरी लग रही है। इमरान खान की बात बिल्कुल ठीक है, इस मुल्क को बुरी तरह से लूटा गया है और लूटे जाने वालों को जब तक चौक चौराहों पर नहीं लटकाया जाएगा उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले डंडा उठाना पड़ेगा किसी एक तरफ कि भाई पहले इसको सुधार लो, उसके बाद फिर आप जाइए दीगर चीजें करते रहिए, उसके बाद आप कौम की लूटी दौलत वसूल करते रहिए। सिद्दीक जान, जो प्लान की आपने बात की, प्लान तो इमरान खान साहब को निकालने के बाद जो थे वो तो सारे फेल हो गए। जिस तरह लोग बाहर निकल आए, उस प्लान में ये तो नहीं था कि इमरान खान साहब को पंजाब में हुकूमत मिल जाएगी। उस प्लान में इमरान खान का इतना मकबूल होना तो नहीं था। उस प्लान में ये तो नहीं था कि मईशत ही नहीं संभलेगी और कोई कर्ज देने को तैयार नहीं होगा। तो अब तक तो वो प्लान जिस तरह से पता नहीं जो भी था, ए के बाद बी सी डी या जितने भी अब तक आए हैं वो सारे तो फेल हो गए हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, वो सब फेल हुए। यही मैं कह रहा हूँ कि पहले फेल हुए, लेकिन इस बार जो मंसूबा बना है उस पर कामयाबी से अमल दरामद हो रहा है। और वो अमल दरामद ना सिर्फ हो रहा है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, वो नज़र भी आ रहा है कि वो कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैंने यही कहा कि इमरान खान साहब एक तो लकी आदमी हैं, उनको जो है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है वो उनको फेवर करती है। और साथ सबसे बड़ी रियलिटी यह है कि अवाम जिसके साथ हैं वो ताकतवर है, अवाम इमरान खान के साथ हैं। और इमरान खान ये समझते हैं कि अगले जो हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि एक माह जो है वो अहम है, और वो ये समझते हैं कि इसमें कुछ लोग चाहेंगे कि हम उनको कोई मौका दें, वो मौका ना दें। पहले ही शहबाज गिल साहब ने जो बयान दिया उसकी वजह से PTI डिफेंसिव पर है, और इसलिए इमरान खान साहब जो है वो पूरी तरह जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई तसादुम ना हो, एक माह खैर खैरियत से गुजर जाए। तो साथ अब वो जलसे करेंगे, उन्होंने नया जो प्लान दे दिया है वो बड़ा तगड़ा दिया है। तो ये उनका है मंसूबा, लेकिन दोनों टक्कर के हैं इस वक्त, मंसूबा साज भी और जिसके खिलाफ मंसूबा बने। अब देखें, इमरान खान साहब कहते हैं कि जब दो टीमें टक्कर की उतरे मैदान में तो जो टीम गलती करती है वो हारती है। अब देखें दोनों में से गलती कौन करता है, आसाब की जंग है, किसके आसाब पहले। लेकिन माजी में आरिफीन हमने बहुत कुछ भुगता है अवाम की ना सुनकर, और फैसले अगर कहीं और हो जाते हैं वो इम्प्लीमेंट भी हो जाते हैं, उससे मुल्क को नुकसान हुआ। एक मिनट भाई, अभी से मासूमियत पर मबनी बात कहूँ या हकायक से रूगर्दानी, तो फिर आप वक्फा ही ले लीजिए, क्योंकि ये इतनी मुख्तसर बात नहीं है कि मैं 1 मिनट में कर दूँ। चले कुछ जुमला, अच्छा जुमला तो कोई बोल सकते हैं ना आप, एक जुमले में गाना थोड़ी सुना रहा था मैं, जो बीच में एक मिसरा सुना दूं, मैं पूरी कोई बात कर रहा हूँ, सामने इतनी जल्दी नहीं कर सकता। तो कोई इतना जुमला तो आपने बोल ही दिया ना कि कुछ वक्त ज़्यादा चाहिए होगा। चलें, आपका हुक्म है तो हम ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद वैसे भी आरिफी नामा हमने शामिल करना है, और उसमें अब हल बड़ा खूबसूरत निकल आया है सिंध हुकूमत के पास कि जब बारिशें ज़्यादा हो जाएँ तो ज़्यादा पानी आना होता है तो छुट्टी दे दो, इदारे बंद कर दो। बड़ा आसान है लोगों को तकलीफ से बचाना। ब्रेक के बाद अब पता चला। आरिफीन नामा, आरिफीन मेरी गुजारिश है, अब आपने सिंध हुकूमत को बुरा भला नहीं कहना, इसलिए कि मेरी नज़र में उन्होंने बहुत अच्छा हल निकाला है। और जो ही पेशगोई आ रही है कि बारिश है तो उन्होंने ये सोच लिया है कि इदारों को बंद कर दिया जाए। अब इससे लोगों की तकलीफ में बहुत कमी हो जाएगी, इससे अच्छा हल तो और कोई हो नहीं सकता। अब उससे अच्छा हल मेरे पास है। मुराद अली शाह अगर सुन रहे हैं, कान हैं उनके, तो वो ये सुन करके कर लें, थोड़ी सी भंग पीस करके लोगों को एक ही साथ पिला दें, सब टुन होकर के घूमेंगे, इसलिए सवाल भी नहीं करेंगे। ये काम भी कर ही लें, क्योंकि जब बारिश आता है तो बिलावल चला जाता है, अगर बिलावल रह भी जाता है तो मुराद अली शाह का पता नहीं होता, मुराद अली शाह अगर होता है तो नासिर शाह हाजियान बकरे होते हैं, हाँ नासिर शाह से निकलते हैं तो शर्जील मेमन ट्वीट कर रहे होते हैं, शर्जील मेमन का मोबाइल भी कम वक्त कोई नहीं छीनता, वहाँ से सईद गनी अपना सर निकाल करके कुछ सुर्री छोड़ देते हैं। और इन सब पे भारी है एक अकेला मर्द मुजाहिद, वो जो कमर पे यूं हाथ रख करके किसी नाले पे खड़े होकर फोटो खिंचवा लेते हैं। कौन? वो मुर्तज़ा वहाब। एक अल्लाह ने इनको पता नहीं कैसे इनको चमचागिरी और खुशामद के जुर्म में कराची का एडमिनिस्ट्रेटर क्या बना दिया। ये इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, अल्लाह की पनाह। अबे भाई तुम हो कौन? तुम्हारा पॉलिटिकल करियर कितने घंटों में मुश्तमिल है, पहले ये तो बताओ। बातें कर रहे हैं कि जी जमात के दौर में ये हुआ, MQM के दौर में फलाना हुआ।
MQM को अगर हराम खाने से फुर्सत मिलती तो MQM बहुत कुछ कर सकती थी। ये बात तो मैं उस वक्त से कहता आ रहा हूं कि जिस वक्त बड़े बड़े जगादरियों को, चौधरियों को ये बात कहने की तौफीक नहीं थी। लेकिन अगर आप उमूमी तौर पे बात करें तो नेमतुल्लाह खान के दौर में जो तरक्की हुई है उसको मुर्तज़ा वहाब का कद है कि उसको क्रिटिसाइज कर सकें। इस वक्त जो प्रैक्टिकल सूरत हाल है भाई, पिछले 3.5 साल में मेरे कभी इतने ऑन एंड ऑफ नागे नहीं हुए जितना ये पिछले दिनों में हुए हैं। कभी मैं घर से स्काइप से बैठा हुआ प्रोग्राम कर रहा होता हूं, कभी मुझे ट्रैफिक में फंस करके ऑडियो बीपर पे प्रोग्राम करना पड़ रहा होता है, और इसकी वाहिद वजह मुराद अली शाह और ये बारिश है। बारिश का तो हम कुछ कर नहीं सकते। रह गए मुराद अली शाह, तो उनका जिसने करना है वो भी मुंह में घुघनियाँ डाल करके बैठा हुआ है। मुराद अली शाह साहब अपनी सकील अंग्रेजी से न जाने कौन कौन से मंत्र पढ़े उन्होंने कि बिलावल को याद ही नहीं आ रहा कि उन्होंने इस कौम को एक फलसफा दिया था कि जब बारिश आता है तो पानी आता है। इस वक्त कराची पूरा खुदा हुआ है, बल्कि एक और जुमला मेरे जहन में आ रहा है और मुंह से इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि वो ऑब्जेक्शनेबल काउंट कर लिया जाएगा। पूरे कराची में इस वक्त आपको कहीं गाड़ी चलाने के लिए सड़क नहीं मिलेगी। ऊपर से एक नया तमाशा, हर दूसरे दिन एक इत्तला दे दी जाती है सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर पे ऊपर शेयर कर दी जाती है कि जी कल स्कूलों की छुट्टी होगी। स्कूल की छुट्टी दे देना मसले का हल है? कराची की कोई सड़क उसामा सलामत नहीं है। यूनिवर्सिटी रोड कह लें आप, शाराए फैसल वाहिद सड़क है जो बेहतर हालत में है, लेकिन वो भी इतनी अच्छी नहीं है कि जिसके ऊपर आप नाज करें। कराची की कोई जगह ऐसा नहीं है। मैं इस वक्त यहाँ की बात कर रहा हूँ, क्या मुराद अली शाह उस लड़के का पेन महसूस कर सकते हैं? हमारे ही प्रोडक्शन टीम का एक लड़का जाम सादिक वाहिद रास्ता है इस वक्त यहाँ ऑफिस पहुंचने का। हजारों गाड़ियां वहां फंसी हैं, ना यहाँ पे नंबर 1 इदारे को ख्याल आया कि उनको रेस्क्यू करे, ना यहाँ की चोर चमार पुलिस को ख्याल आया, ना यहाँ के किसी और चेयरमैन को ख्याल आया कि कल जो लूट मार वहां हुई है, बाकायदा गन पॉइंट पे लोगों से पैसे छीने गए, उनके मोबाइल छीने गए, औरतों से दस्तदराजी हुई है, बदतमीजी हुई है। मुराद अली शाह को ख्याल है वो तो अपने गोट से निकल करके यहाँ आके मजे कर रहे हैं और फिर दोबारा किसी गांव में जाकर के चारपाई के ऊपर पड़े होंगे। उनको ये पता है कि जब माँ बहनें किसी की एक्सप्लॉयटेशन का निशाना बनती हैं, जब किसी के बाप भाई को सरेरा गोली मारी जाती है, जब किसी को इस तरह से अपने मालो मता से यानी महरूम किया जाता है, उनको पता है कितना दर्द होता है। ये कराची की पुलिस जिसको रिश्वत खाने के नए नए तरीके बताने के अलावा मुराद अली शाह की सरकार को कोई काम नहीं है। कभी कोरोना के नाम पर पुलिस की आमदनी का इजाफा कर दिया जाता है, कभी कुछ और। इस वक्त हालत यह है कि भाई आप छोटे छोटे बच्चों की स्कूल वैन्स कभी कीचड़ में फंसी हुई हैं, कभी गड्ढे में धसी हुई हैं। आप ऑफिस से घर या घर से ऑफिस तक अगर आपको अपने आप को महदूद भी कर लें, अगर आप अपने तमाम समाजी जिम्मेदारियों और रिश्तों से अपने आप को मुनक़ता भी कर लें, तो भी उसामा कोई ना कोई चीज ऐसी है। आप किसी एम्बुलेंस में लेटे मरीज की परेशानी इस वक्त समझ सकते हैं, और ऊपर से खुदा की कसम खा करके मैं कह रहा हूं, पता नहीं कैसी बेशर्मी के मादे से बने ये लोग कि इनको हया नहीं आ रही, इनको शर्म नहीं आ रही। मैं दोबारा अपना मुतालबा दोहराता हूं कि कराची को जो पीपल्स पार्टी को लीज पे दिया गया है बहुत से अहम तरीन लोगों की जानिब से, जब तक कराची की लीज जो पीपल्स पार्टी को दी गई है कैंसिल नहीं होती, पीपल्स पार्टी को अपने रोजगार से महरूम नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक कराची के मसले का कोई हल नहीं है। आप देखिए मुराद अली शाह कितना टैलेंटेड वजीर आला है। एक मिनट, मुराद अली शाह कितना टैलेंटेड वजीर आला है। इस वजीर आला ने यहां भी कमाई का कोई मौका नहीं छोड़ना। ये यहां पे भी अरबों नहीं खरबों रुपए की दिहाड़ी मांग रहे, और वो भी इसलिए ताकि शहर को बनाएं। वो लोग जिन्होंने 90 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि लाड़काना में 90 अरब रुपए लगाएं, आपके ख्याल में ये कराची में खरबों रुपए क्या सड़कों पे लगेंगे या अपने स्विस अकाउंट्स में या किसी और बेनामी असासों की उसमें शामिल कर लिया जाएगा? मगर अब सदीक जान बात यह है कि 14 साल तो मुसलसल हो गए पीपल्स पार्टी को, बहुत से इदारे बनाए हुए, NICVD बनाया, ये भी कहते हैं कि जी अंदरूनी सिंध हमने सड़कों का जाल बिछाया, कुछ और काम किए, थर में दीगर इलाकों में होंगे, लेकिन अब तो PDM में सबसे ज़्यादा तजर्बाकार जमातें हैं। अगर ये इतने अरसे में भी कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं दिला सकी, कोई समत नहीं कर सकी, तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। फिर लोग कहाँ देखें? देखें, लोग ज़ाहिर है जहाँ लोग देखा करते थे वही ले आए इनको। मसला ये है कि जिस केस का हवाला दे रहे हैं नूर आरिफीन साहब, जिसमें अरबों रुपए लगे थे लाड़काना में, उसमें रिमार्क्स आए थे कि एक घर तो डाइन भी छोड़ देती है।
आपका तो ये सियासी किबला है शहर, आपने वहां पे भी करप्शन और लूट मार की। उन्होंने तो उसको लाड़काना को भी नहीं बख्शा। और जो कराची की सूरत हाल है, आपको पता है कि मेरी आज की फ्लाइट थी, आज मैंने कराची होना था, लेकिन 2-3 दिन इतना डराया नूर आरिफीन साहब ने, मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा खुदा का वास्ते मेरी फ्लाइट कैंसिल करवा दें, मैं अभी कराची नहीं आ सकता। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि ये हालात हैं कि मतलब अब कराची जाते हुए खौफ आता है। कराची का नाम सुन के खौफ आने लगा। पहले कचरा जहन में आ जाता था, कराची कितना हमारा बड़ा शहर है, कराची लोग घूमने जाया करते थे। अब कराची का जिक्र आता है तो कचरा जहन में आता है, और अब जो है वो बारिश का पानी जहन में आता है। अब खौफ की अलामत बन गया कराची जाना। और हम यहाँ से बैठ के और हम कहते हैं जी हमने वो जिस तरह मियाँ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, हम कहते हैं कि हम कराची नहीं जाएंगे। और कोई जो है वो कहता है कि पंजाब नहीं जाऊंगा, अच्छे तो अभी हम जो है वो लोगों का शहर है, रोशनियों का शहर, गरीब परवर शहर कहा जाता था। मैं तो यकीन करता हूँ अब भी वो गरीब परवर शहर है, लेकिन इस शहर के जो करता धरता है, खुदा का वास्ता है मिनी पाकिस्तान है, इसके लिए ज़रूर कुछ सोच लें, बड़ी मेहरबानी होगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।